everyone, welcome to the class. I am Neha, your educator for HPSC and STET PGT Economics. तो लर्नर्स आज हम कर रहे हैं हमारा पब्लिक इकोनॉमिक्स का टॉपिक। पब्लिक इकोनॉमिक्स का आज का ये हमारा टॉपिक है। तो देखो हमारा जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमारे एग्जाम में सुपर श्योर क्वेश्चन आता ही है। टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। हमारे टैक्सेस कौन से होते हैं, किस तरह के टैक्सेस होते हैं, उनकी क्या क्या टाइप्स होती है और किस तरह के टैक्सेस का हमारे डे टू डे लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये दोनों जो हमारे एग्जाम्स है एचपीएससी और एस्टेट पीजीटी का, दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस देखते हैं, करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। तो देखो ये हमारा एस्टेट का सिलेबस है, पीजीटी का लेवल 3 का हमारा ये सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गवर्नमेंट बजट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर ऑफ बजट एटसेट्रा। ये सभी टॉपिक्स हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं, बट यहाँ पर ये जो हमारा सिलेबस में टॉपिक मेंशन नहीं है टैक्सेस का क्लासिफिकेशन, यानी कि इसकी क्या क्लासिफिकेशन है, इसका क्या वर्गीकरण है, करों का वर्गीकरण क्या है। और ये हमारा पीजीटी का सिलेबस है, इसका एचपीएससी का, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस है ये। यहाँ पर क्या है, सिर्फ दिया हुआ है गवर्नमेंट बजट और मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि पब्लिक इकोनॉमिक्स का सिर्फ ये टॉपिक दिया हुआ और एक दो टॉपिक दिया हुआ, लेकिन ये वाला टॉपिक जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस है ये मेंशन नहीं है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखो एस्टेट का या एचपीएससी का, यहाँ से सुपर श्योर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो भाई देखो करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। देखो हमारा ये क्लास है जो पब्लिक इकोनॉमिक्स का क्लास है, पब्लिक फाइनेंस का, यानी कि वित्त अर्थशास्त्र का। पब्लिक एक्सपेंडिचर में हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, राजस्व व्यय और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे पूंजीगत व्यय। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पर क्या है, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं राजस्व व्यय में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सोशल सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस। सोशल सर्विस क्या होते हैं, सामाजिक सेवा या सामाजिक कल्याण। इकोनॉमिक सर्विस यानी कि आर्थिक कल्याण, ग्रांट्स इन एड, जो गवर्नमेंट ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और इसमें क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्या होती है, प्रशासनिक सेवाएं। डेब्ट सर्विसेज, डिफेंस होती है हमारी रक्षा, जो हमारा रक्षा मंत्रालय होता है वो। और डेब्ट सर्विस यानी कि ऋण से संबंधित सेवाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर पढ़ते हैं हम डेवलपमेंटल आउटले, ये भी हमने अपना प्रीवियस क्लास में टॉपिक कर लिया है। नॉन डेवलपमेंटल आउटले, लोन्स, ऋण, एडवांसेस, अग्रिम, डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट्स, ये सभी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में यानी कि पूंजीगत व्यय में स्टडी करते हैं। तो देखो भाई क्या क्लासिफिकेशन है टैक्सेस का। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, हम किस टैक्स को किस कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। टैक्स को हिंदी में बोलते हैं कर। ठीक है, मेनली हम टैक्स को 2 टाइप से पढ़ते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रत्यक्ष कर मतलब कि डायरेक्टली हमने किसी पर्सन पे वो टैक्स अप्लाई कर दिया, वो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि अब क्या है, हमारी इनकम हुई, अब हमारी इनकम अच्छी हो रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हम पे टैक्स इम्पोज कर देगी। इम्पोज करने का मतलब होता है टैक्स लगा देगी। तो अब हमारी इनकम है भाई, इनकम अगर अच्छी होगी, इनकम ज्यादा होगी तो उस पर टैक्स तो लगेगा ही, वो होता है हमारा इनकम टैक्स। हम अपना इनकम टैक्स, ये तो है नहीं कि इनकम मेरी बढ़ रही है और मैं सोचूं कि अपना टैक्स में किसी और पे शिफ्ट कर दूं, ऐसा नहीं होता। जो इनकम टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, वो हम किसी और पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स, जो किसी पर्सन पर डायरेक्टली लगाया जाता है। फिर होता है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। देखो भाई अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि टैक्स तो लगा दिया लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से लगाया हम पे। ठीक है, अब देखो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, लगाया किसी वस्तु पे गया, कोई वस्तु है, आप एक बिस्किट का पैकेट लो या फिर आप एक चिप्स का पैकेट लो या फिर एक आप फ्रूटी की बोतल लो, तो आप पर क्या है, वो टैक्स गवर्नमेंट ने उस प्रोड्यूसर पर लगाया जिसने उस चीज को प्रोड्यूस किया। मतलब कि गवर्नमेंट ने उस बिजनेस पर्सन पर लगाया, उस इंडस्ट्री पे लगाया जो उस चीज का प्रोडक्शन कर रहा है। मान लो कि एक चिप्स बनाने की फैक्ट्री है, उन पर टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, वो टैक्स जो कंपनी है वो आप पर शिफ्ट कर देगी। कैसे कर देगी, अब आप देखते हो कि आपने बिस्किट का पैकेट लिया, ठीक है, बिस्किट का पैकेट का प्राइस क्या है, 10 रुपए है। अब आप बिस्किट के पैकेट पर जब आप प्राइस उसका देखोगे, चेक करोगे, तो वहां पर छोटा छोटा सा बिल्कुल छोटे छोटे फॉन्ट्स में लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। तो जो उन पर गवर्नमेंट ने कंपनी पर टैक्स लगाया था, उन्होंने वो आपसे प्राइस के अंदर इंक्लूड कर लिया, प्राइस के अंदर आपसे वो हासिल कर लिया। ये होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो इन्होंने क्या किया, आप पर शिफ्ट कर दिया, मतलब कि इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो हम किसी पर थोप नहीं सकते, लेकिन इनडायरेक्ट क्या है, हम क्या है कंज्यूमर पर उसको अप्लाई कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो डायरेक्ट टैक्स में हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स और डिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स होता है प्रगतिशील कर, प्रोपोर्शनल होता है अनुपातिक कर, मतलब अनुपात किस अनुपात में बढ़ रहा है टैक्स, ठीक है। डिग्रेसिव होता है प्रतिगामी। और फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर इंडायरेक्ट में स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेसिफिक बना है स्पेशल से, स्पेशल का मतलब कोई चीज खास, कोई स्पेसिफिक, कोई विशिष्ट चीज। फिर होता है एड वॉलरम टैक्स, यानी कि किसी स्पेशल कॉमोडिटी पे कोई चीज खास है, उस पर उसकी वैल्यू पर, उसकी कीमत पर, कोई बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल वस्तु है उस पर, उसकी वैल्यू पर, कीमत पर कर लगाना। सिंगल का मतलब एकल, सिंगल का मतलब एकल, एकल कर। और मल्टीपल का मतलब बहुत सारा कर, मतलब कि 2 से ज्यादा बार टैक्स लगा देना, ठीक है। तो ये हम आज के क्लास में, आज के टॉपिक हमारी ये डिस्कस करेंगे। तो देखो भाई, हम पढ़ते हैं सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ए डायरेक्ट टैक्स इज रियली पेड, मतलब कि जो रियलिटी में, जो वास्तविकता में पे किया जाता है, जिसका भुगतान किया जाता है एक पर्सन के द्वारा, ऑन होम इज लीगली इम्पोज। लीगली का मतलब होता है एक उस पर लीगल रूप से, एक उस पर कानूनी तौर पर जिस पर लगाया गया है, इम्पोज किया गया है। देखो यहाँ पर क्या है, प्रत्यक्ष कर वास्तव में एक व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है जिस पर कानूनी रूप से वह लगाया जाता है। मान लो भाई कोई पर्सन है, वो क्या अर्न कर रहा है, एक अच्छी सैलरी अर्न कर रहा है, एक अच्छा अमाउंट उसको मिल रहा है। अब क्या है, गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया, ठीक है। अब क्या है, उस टैक्स को क्या है, वही भुगतान करेगा, वो क्या है, वो किसी और पर उसको शिफ्ट नहीं कर सकता। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। जबकि अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एक व्यक्ति पर लगाया जाता है लेकिन कुछ अनुबंध, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग व सौदेबाजी शर्तों की परिणामी परिवर्तन के कारण आंशिक या पूरी तरह से उसके दूसरे के द्वारा भुगतान किया जाता है। तो वो क्या करता है भाई, देख लगाया तो क्या किया, अब ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है, क्या बना रहा है ये बना रहा है चिप्स बना रहा है, लेस बना रहा है ये, ठीक है। लेस के पैकेट को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, लेस को। अब ये क्या करेगा, अब ये बहुत सारा, ये डेली प्रोड्यूस, डेली क्या करता है, बहुत सारा प्रोडक्शन करता है अपना, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हर प्राइस, हर पैकेट पर क्या करेगा, अपना कॉस्टिंग निकालेगा और इसमें वो अपने प्राइस में क्या कर देगा, प्राइस में वो इंक्लूड कर देगा किसको, टैक्स को। तो ये क्या है, पूरी तरह से इसके द्वारा भुगतान नहीं किया जाता, वो आंशिक रूप से, या तो उसको पार्शली पार्शली थोड़ा सा पे करेगा, या फिर उसको अपने कंज्यूमर पर टाल देगा, ठीक है। देखो, तो द टर्म डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स आर फाइनली डिस्टिंग्विश इन मीनिंग ऑन इन टर्म्स ऑफ शिफ्टेबिलिटी। शिफ्ट कर देता है। देखो भाई, अब डायरेक्ट टैक्स है, अब मेरे ऊपर टैक्स लगा, मैं अपने टैक्स को किस, डायरेक्ट टैक्स है, मेरी इनकम पर टैक्स लगा या आपकी इनकम पर टैक्स लगा, तो आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, आप उसको टाल नहीं सकते, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स आर नॉट शिफ्टेड, तो डायरेक्ट टैक्स होते हैं उनको शिफ्ट नहीं किया जाता, उनको नहीं टाला जाता। वाइल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जो अप्रत्यक्ष कर है उनको टाल सकते हैं, उनको टाला जा सकता है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल्स क्या है डायरेक्ट टैक्स के, डायरेक्ट टैक्स वही है हमारा प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, ठीक है। उसमें क्या है, इनकम टैक्स, यानी कि जो हमारी आय पर कर लगता है, आयकर, पढ़ा भी होगा आपने आयकर। वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी पे लगता है हमारी। कॉरपोरेशन टैक्स, हमने किसी को बहुत बड़ा अमाउंट में बहुत महंगा गिफ्ट दिया जिसका बहुत ज्यादा कीमत है, गिफ्ट टैक्स, उस पर भी हमारा क्या लगता है, टैक्स लगता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, सेल्स टैक्स, बिक्री कर, एक्साइज ड्यूटी, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये होते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्स। देखो संपत्ति कर, मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी ली उस पर टैक्स लग गया, आपकी इनकम बढ़ी, आपकी इनकम पर टैक्स लग गया। निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स, आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, गिफ्ट को हिंदी में उपहार कहते हैं, उस पर टैक्स लग गया। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है बिक्री कर, सेल्स पर कोई टैक्स लग गया, कोई प्रोडक्शन की उस पर टैक्स लग गया, वैट लग गया। वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स, इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो अब यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस को स्थानांतरित, ट्रांसफर नहीं किया जाता, जबकि अप्रत्यक्ष करों को स्थानांतरित किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स हम दूसरों पर थोप देते हैं। अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्स के ही कुछ ये ऑप्शंस हैं, यानी कि कुछ इसके अंदर ही सब पार्ट है, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव एंड डिग्रेसिव, ठीक है भाई। तो देखो टैक्स में भी प्रोग्रेसिव टैक्स क्या हो सकता है, प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। प्रोग्रेसिव होता है प्रगतिशील, प्रोपोर्शनल होता है अनुपातिक, रिग्रेसिव होता है हमारा प्रतिगामी और डिग्रेसिव होता है हमारा अवनत, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड स्ट्रक्चर एंड टैक्स रेवेन्यू, मतलब कि टैक्स रेट का क्या स्ट्रक्चर है, कितनी जो टैक्स की परसेंटेज है वो चल रही है, और टैक्स रेवेन्यू कितना है,
उसके अकॉर्डिंग इसके रिलेशन को हम समझेंगे। तो देखो प्रोग्रेसिव टैक्स को समझते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर। ए प्रोग्रेसिव टैक्स इज दैट इन विच रेट ऑफ द टैक्स, जो रेट है टैक्स की, यानी कि जो परसेंटेज है टैक्स की, डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, ऑन चेंज इन इनकम, इनकम के चेंज होने पर, यानी कि चेंज इन इनकम, इनकम के चेंज होने पर हमारा वहां पर उस पर रेट पर ये डिपेंड करती है, उस पर ये निर्भर करती है। द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज, अगर हमारी टैक्स की रेट इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन इनकम, विद द, अगर हमारी देखो भाई अब इनकम बढ़ रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो टैक्स भी वो बढ़ाएंगे, इनकम कम हो रही है तो टैक्स भी हमारा कम लगेगा। दस द हाइयर द लेवल ऑफ इनकम, मतलब कि ज्यादा जितनी आय होगी, हाइयर द टैक्स, तो उतना ही हमारे को उस पर कर देना पड़ेगा। और वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा मतलब उसका ऑपोजिट, अगर इनकम कम होगी तो हमें टैक्स कम देना पड़ेगा, यानी कि हमारी आमदनी या आय कम है तो हमें उस पर कर कम देना पड़ेगा। तो देखो प्रोग्रेसिव टैक्स इस विच रेट ऑफ टैक्स, रेट है जो टैक्स डिपेंड करती है किस पे, इनकम के चेंज होने पर। दैट इज द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज विद द इंक्रीज लेवल ऑफ इनकम, हाइयर द टैक्स विल बी एंड वाइस वर्सा। देखो भाई ये हमारी इनकम है 3000 थी तो 10% टैक्स दे रहे थे, 3000 का 10% हमें 300 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। अब इनकम हमारी 3000 से बढ़कर कितनी हो गई है, 4000, कितने रुपए बढ़ गई, 1000 रुपए हमारी इनकम बढ़ गई, तो अब हमारा टैक्स भी बढ़ गया, कितने से, 5% से। अब ये 4000 पर 15% टैक्स लग गया, 600 रुपए, ठीक है। अब इनकम हमारी फिर बढ़ गई 1000 रुपए से, ठीक है, 1000 रुपए से बढ़ गई तो हमारा टैक्स कितना बढ़ गया, 15 से 20 हो गया, 5% बढ़ गया, ठीक है। तो ये हमारा टैक्स हो जाएगा 1000 रुपए। अब हमारी इनकम फिर बढ़ गई, 6000 रुपये हो गई, 1000 रुपये से बढ़ गई, पहले 5 थी अब 6 हो गई, टैक्स कितना हो गया, 25% हो गया, तो हमें 1500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। तो इस टेबल से हम क्या समझ रहे हैं, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे टैक्स भी हमारा, टैक्स का रेट भी क्या है, टैक्स का परसेंटेज भी क्या है, बढ़ रहा है। तो ये क्या है, प्रगतिशील कर है, प्रगतिशील कर है। प्रगति का मतलब तरक्की, प्रगतिशील मतलब कि जैसे जैसे हमारी इनकम में बढ़ोतरी हो रही है वैसे वैसे हमारे टैक्स में, हमारे कर में की जो टैक्स है, कर की जो वृद्धि है, रेट की जो दर है, रेट मतलब कि कर की जो दर है, रेट यानी कि दर, उसमें हमारी वृद्धि होती है, ये हमारा टैक्स का अमाउंट आ जाएगा, टैक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर क्या है, अब 10,000 रुपये इनकम है तो वो 10% टैक्स दे रहा है, ठीक है। अब उसकी इनकम 50,000 हो गई तो उस पर 20% टैक्स लग गया, ठीक है। अब उसकी इनकम 1 लाख हो गई, अब उस पर 30% यहाँ पर टैक्स लग गया। तो ये क्या है, टैक्स की रेट क्या है, बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है, मतलब कि टैक्स ने क्या की, तरक्की की, प्रोग्रेसिव की। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगतिशील कर, तो यहाँ पर क्या है, प्रगतिशील कर, यहाँ पर क्या है, इनकम बढ़ रही है, इसको डॉलर्स की जगह रुपीज में ले लो भाई, रुपीज में ले लो, ठीक है। अब देखो इनकम 10,000 थी तो 10% टैक्स था, 50,000 थी तो 20% टैक्स था, 1 लाख है तो 30% टैक्स है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा टैक्स का रेट भी बढ़ रहा है, तो ये क्या है, प्रगतिशील कर है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स की। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, आनुपातिक कर, अनुपातिक कर, हिंदी में अनुपातिक कर क्या होता है, अनुपात मतलब कि जितने अनुपात में, जिस रेशो में हमारी इनकम बढ़ेगी उसी रेशो से हमारा जो टैक्स का रेट है वो इम्प्लाई होगा। मतलब कि इन विच वन विच टैक्स रेट रिमेन सेम, यहाँ पर क्या है, टैक्स रेट क्या रहती है, सेम रहती है, टैक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, टैक्स रिमेन सेम, रेट टैक्स रेट रिमेन सेम, ठीक है, रिमेन सेम मतलब कि वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम, लेकिन लेवल ऑफ इनकम के अलावा, मतलब कि लेवल ऑफ इनकम हमारा अलग अलग हो सकता है। द सेम परसेंटेज ऑफ टैक्स इज डिवाइड ऑन ऑल इनकम ग्रुप, मतलब कि चाहे आप इनका इनकम ग्रुप कितना भी है, कितना भी ज्यादा है, आप पर सेम टैक्स अप्लाई होगा, सेम रेट से टैक्स अप्लाई होगा, सेम रेट टैक्स की परसेंटेज होगी। अब देखो यहाँ पर इनकम 1,000 है आपकी तो 20% लग रहा है, अब आपकी इनकम बढ़ के 2,000 हो गई तो भी आप पर 10% लग रहा है, आपकी इनकम बढ़कर 3,000 हो गई तो भी आप पर 10% टैक्स लग रहा है। 1,000 का 10% 100 रुपए, ठीक है, 2,000 रुपए का 10% 200, फिर 300। तो मतलब क्या है, अब मान लो कोई पर्सन है, उसकी सैलरी है 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब उस पर तो इतना टैक्स का इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं, उसका वो 10% निकालेगा, मान लो 10% इसको टैक्स देना है तो क्या टैक्स देगा, वो तो बहुत कम टैक्स देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से टैक्स क्या है, टैक्स की रेट क्या रहती है, सेम रहती है। द टैक्स अमाउंट इज सिंपली कैलकुलेट बाय मल्टीप्लाइंग द टैक्स बेस विद द टैक्स रेट। तो इसको हम इस तरह से निकालते हैं, देखो भाई
अनुपातिक कर वह है जिसमें आय की स्तर की परवाह किए बिना, मतलब कि हम इनकम की परवाह नहीं कर रहे हैं कि कितनी इनकम है, बिना कर की दर समान रहती है, परवाह किए बिना कर की दर, टैक्स रेट क्या है, सेम रहती है, टैक्स की रेट क्या है, सेम है, सेम टैक्स रेट। ठीक है भाई। सभी आय समूहों, ऑल इनकम ग्रुप, मतलब कि अभी किसको इनकम ग्रुप क्या होते हैं भाई, जो रिचर, जो यानी कि जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, रिच सेक्शन, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी में जो हाई प्रोफाइल लोग है, जो मतलब कि एक अमीर वर्ग है, उनका इनकम का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा होता है, उन पर भी वो सेम लेवल से टैक्स लगा रहे हैं। कर राशि की गणना केवल आधार को कर देने से गुणा करके की जाती है। ठीक है, मतलब कि जो हमारी परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग हम इनकम से उसको जनरेट कर लेंगे, इनकम के मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज से निकाल लेंगे, क्योंकि टैक्स की रेट जो है वो सेम है। अब देखो भाई, अब आपकी चाहे इनकम 10,000 है तो भी आपको 20% देना है, अब आपकी इनकम चाहे 50,000 है तो भी आपको सेम टैक्स देना है 20%। अब आपकी इनकम 1,00,000 है तो भी आपको 20% टैक्स देना है, 10,000 है तो भी आपकी रेट यही है, तो ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, सेम रेट पर है, एक ही तरीके से, ना इसमें कोई वृद्धि हो रही ना कमी हो रही, तो क्या है, इस तरह से ये हो जाएगी लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी एक, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनल में। अब है रिग्रेसिव, रिग्रेसिव को हिंदी में कहते हैं प्रतिगामी, हिंदी में कहते हैं प्रतिगामी, प्रतिगामी कर, प्रतिगामी कर। इन रिग्रेसिव टैक्सेशन में क्या है, हायर द इनकम, जब हमारी इनकम हाई होगी, जब हमारी इनकम बहुत ज्यादा होगी, द टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर यानी कि जो टैक्स देने वाला है, यानी कि जो कंज्यूमर है, द स्मॉलर इज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, तो यहाँ पर क्या है, जितनी इनकम ज्यादा होगी उस पर उसका टैक्स कम लगेगा, स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम की वजह से उसका टैक्स कम लगेगा। ही कंट्रीब्यूट द गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ टैक्सेस, वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को फॉर्म ऑफ टैक्सेस पे करेगा, दैट इज इन डिग्रेसिव टैक्सेशन। ये क्या होगा, रिग्रेसिव टैक्सेशन में द टैक्स रेट डिक्लाइंस, तो टैक्स रेट क्या है, डिक्लाइन कर रही है, डिक्लाइन का मतलब गिर रही है, गिर रही है। एज इनकम इंक्रीज, जब हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमारी टैक्स रेट क्या कर रही है, गिर रही है। दिस टाइप ऑफ टैक्सेशन अगेंस्ट, तो ये जो हमारा इस तरीके का जो टैक्सेस है वो किसके अगेंस्ट है, किसके विरुद्ध है, ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट इन मॉडर्न टाइम, मतलब कि वेलफेयर स्टेट के अगेंस्ट है। भाई देखो, जब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है भाई आप टैक्स ज्यादा लो क्योंकि वो ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, टैक्स वो कम कर रहे हैं, रेट कम कर रहे हैं, तो इस तरह का जो टैक्स है वो किसके खिलाफ जाता है, वो हमारी वेलफेयर के लिए, मतलब कि अब टैक्स तो हम लगा कौन लगा रहेंगे, तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, तो हमारी गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए सोशल जो वेलफेयर करती है, यानी कि पब्लिक को जो सुविधाएं देती है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, रोड्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, वो नहीं मिल पाएंगे इस मॉडर्न टाइम में। अब देखो, इनकम 1,000 थी, 10% टैक्स था, अब इनकम बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है 1,000 से, तो टैक्स रेट क्या होगा, कम हो गया 2% से, 2% से टैक्स रेट कम हो गया। अब इनकम फिर बढ़ गई 1,000 से, ठीक है, अब फिर क्या हो गया, टैक्स रेट 2% से लेस हो गया, तो हमारा इनकम क्या है, हमारा टैक्स रेट इस तरह से इनकम के बढ़ने पर ये होता जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा प्रतिगामी कर। अब देखो इस तरह से क्या है, इनकम के बढ़ने पर टैक्स रेट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, इनकम के बढ़ने पर टैक्स रेट कम होती जा रही है, ये इस तरह से इसका स्लोप हो जाएगा। अब है डिग्रेसिव टैक्सेशन, जिसको अविकसित कर कहते हैं, डिग्रेसिव टैक्सेशन, अविकसित कर। ठीक है, अंडर दिस टैक्स सिस्टम टैक्स इज माइल्डली, माइल्डली का मतलब क्या होता है, देखो भाई, माइल्डली का मतलब होता है बिल्कुल धीरे से या स्लाइटली, मतलब कि माइल्डली का मतलब होता है बिल्कुल धीरे से या बहुत ही कम तेजी से, बिल्कुल धीरे ही या बहुत ही कम तेजी से क्या होता है, बढ़ रहा है, मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक सर्टेन लिमिट, एक सीमित निश्चित सीमा तक, सर्टेन का मतलब एक निश्चित सीमा तक, लिमिट होती है किसी चीज की सीमा तक। आफ्टर, उसके बाद क्या होगा, टैक्स में भी चार्जेस फ्लैट रेट, मतलब उसके बाद क्या होगा, अगर वो धीरे 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 भी प्रोग्रेस कर रहा है, 1-1%, 2-2%, उसके बाद क्या होगा, वो चार्ज होगा फ्लैट रेट पे चार्ज होगा। इन अदर वर्ड्स, अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम इज ए मिक्सचर ऑफ, ये किसका मिक्सचर है, किसका मिश्रण है, प्रोपोर्शनल प्रोग्रेसिव टैक्स का ये क्या है, मिक्सचर है। अभी हमने प्रोपोर्शनल टैक्स भी पढ़ा, अनुपातिक पर कर बढ़ा, और प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रगतिशील कर और अनुपातिक कर का ये क्या है, मिश्रण है। ठीक है, इन दिस हायर इनकम, यहाँ पर क्या है, जिनकी इनकम हाई है, जिनकी आय ज्यादा है, जिनकी आय ज्यादा है, जिन जो मतलब कि जो पर्सन इस ग्रुप में आते हैं कि इनकी इनकम ज्यादा हैव मेक लिटिल सेक्रीफाइस, उनको क्या है, ज्यादा त्यागना पड़ेगा, मेक लिटिल, थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन विद लोअर इनकम ग्रुप, मतलब कि जिनकी इनकम ज्यादा है उनको
थोड़ा सा कम त्यागना पड़ेगा लोअर इनकम ग्रुप के कंपैरेटिवली। अब देखो इनकम 1000 है, 2000 है, 3000 है, 4000 है। यहाँ क्या हो रही है, हमारी इनकम 1000 रुपए से इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज करिए। अब टैक्स रेट पहले 10,000 था, 2000 इनकम हुई तो उन्होंने 12% कर दिया, 2% का इंक्रीज किया। अब 3000 हुई तो उन्होंने 1% का इंक्रीज कर दिया। अब फिर 13% है, यानी कि 4000 पर फिर उन्होंने वही इनकम वही रेशो रखा, तो ये क्या है, फिर 1% का वही सेम आ गया, ये क्या है, सेम टैक्स अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, जो हायर इनकम ग्रुप के पीपल है, यानी कि जो थोड़े से उच्च वर्ग के व्यक्ति है, जो इस ग्रुप में आते हैं, उनको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा कंपैरिजन लोअर इनकम ग्रुप के। मतलब कि लोअर इनकम ग्रुप को थोड़ा कम त्याग करना पड़ेगा, लेकिन जो हायर इनकम ग्रुप है उनको थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा इसके कंपैरेटिवली। ठीक है, अब देखो ये इस तरह से होती है डिग्रेसिव टैक्स, पहले ऐसे धीरे धीरे बढ़ी, अब ये क्या है, इस तरह से फ्लैट हो गई, फ्लैट हो गई। ठीक है, सिंगल एंड मल्टीपल टैक्सेशन, देखो सिंगल होता है एकल कर, मल्टीपल होता है बहु कर। ठीक है, सिंगल होता है एकल कर, एकल कर, और मल्टीपल होता है बहु कर। अब देखो, अब एकल कर क्या है, एकल कर प्रणाली यानी कि सिंगल टैक्स ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें कर केवल एक वस्तु पर, मतलब कि एक कमोडिटी पर, एक सिंगल कमोडिटी पर लगाया जाता है। मतलब कि नाम से ही है एकल, अकेली पर ही लगेगा, या शीर्ष पर लगा दिया जाती है, उसके उस पर हेड पे लगा देंगे। ठीक है, देखो भाई, तो यहाँ पर क्या है, टैक्स इज डिवाइडेड ओनली ऑन वन कमोडिटी, मतलब कि हेड ऑफ टैक्स, मतलब कि एक ही बार एक पर्टिकुलर चीज पर टैक्स लगाएंगे। इट इज द वन काइंड ऑफ टैक्स, ये एक ही तरह का टैक्स है। इट इम्प्लाइज टैक्स ऑन वन थिंग, यहाँ पर सिर्फ एक ही वस्तु पर एक ही बार टैक्स लगाया जाता है, अर्थात चीजों का एक वर्ग या लोगों का एक वर्ग, यानी कि एक चीज का जो ग्रुप है या फिर लोगों का एक ग्रुप है, उन पर एक ही बार टैक्स लगेगा। इस प्रकार की कर की वकालत, जो इस तरह के जो टैक्सेस थे, अर्थशास्त्रियों ने, इकोनॉमिस्ट ने 17th और 19 यानी कि 17वीं और जो 19वीं शताब्दी थी वहां तक की थी। इस तरह का कर नियमित अंतराल यानी कि जो रेगुलर इंटरवल पर क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, जो मासिक यानी कि मंथली, वार्षिक, एनुअली, या कोई छोटी अन्य या लंबी अवधि यानी कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग ड्यूरेशन का हो सकता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का हो सकता है। एकल कर जो हमारा सिंगल टैक्स है, प्रगतिशील, अनुपातिक या प्रतिगामी हो सकता है। तो भाई देखो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है, जो हमारा एकल कर यानी कि सिंगल टैक्स है वो प्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और प्रतिगामी, ये रिग्रेसिव हो सकता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, अब देखो इसके कुछ मेरिट्स क्या है, मेरिट्स क्या होती है, फायदे। ठीक है, और डीमेरिट्स होती है उसके नुकसान। देखो अब क्या है, ये बहुत ही सरल कर है, एक बहुत ही सिंपल टैक्स है, क्योंकि यह सरकार के काम को सरल बना देता है। भाई गवर्नमेंट के काम को क्या बना देता है, इजी बना देता है। यह क्या है, कम खर्चीला है, लेस एक्सपेंसिव है, कम खर्चीला है, लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि राजस्व यानी कि रेवेन्यू जनरेट करने में, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए कम राशि खर्च की जाती है। मतलब कि इसको इकट्ठा करने के लिए ना हमारा कम ही खर्चा आता है। यह सामाजिक न्याय पर, सामाजिक न्याय क्या होता है, सोशल जस्टिस पर, सोशल जस्टिस पर आधारित है, उस पर बेस्ड है। यह किसी विशेष कार्य, कोई स्पेसिफिक कार्य या उद्योग के साथ भेदभाव नहीं करता, मतलब कि किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं करता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता किसी स्पेसिफिक काम के लिए या किसी स्पेसिफिक उद्योग यानी कि जो कोई फर्म है, इंडस्ट्री है, उनके साथ ही ऐसा नहीं करता। ठीक है, अब इसके नुकसान क्या है, यह आधुनिक सरकार यानी कि जो मॉडर्न गवर्नमेंट है की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व नहीं ले पा रहा। मतलब कि जो हमारी मॉडर्न गवर्नमेंट है, मॉडर्न गवर्नमेंट की क्या है, मॉडर्न जरूरतें हैं। अब भाई क्या है, हमारी गवर्नमेंट मॉडर्न है, अब हमारी जरूरतें भी बहुत सारी अलग अलग है, अलग अलग सेक्टर्स में हमें अलग अलग कामों को करना है, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब कि एडिक्वेट नहीं है, एडिक्वेट हमें रेवेन्यू यहाँ से नहीं मिल पा रहा, एडिक्वेट रेवेन्यू यहाँ से हमें नहीं ला पा रहा। एकल कर यानी कि सिंगल कर प्रणाली भुगतान करने की क्षमता यानी कि जो पे करने की एबिलिटी के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, मतलब कि उसको ये डिनाई करती है। देखो द सिंगल टैक्स सिस्टम वायलेट्स यानी कि उल्लंघन करती है प्रिंसिपल एबिलिटी टू पे, मतलब कि हम किसी चीज को पे करने के एबल है यानी कि सक्षम है। द बर्डन ऑफ टैक्सेशन इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पर जो इस टैक्स का जो बर्डन है, मतलब जो इस टैक्स का भार है, समान रूप से वितरित, वितरित का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटा नहीं जा सकता। आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी या संकट की अवधि के दौरान यह कर्ण प्रणाली, यह जो ये टैक्स सिस्टम है प्रभावी नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। ठीक है,
अब देखो मल्टीपल टैक्सेशन यानी कि बहु कर प्रणाली, एक से ज्यादा कर, बहु कर प्रणाली। द मल्टीपल टैक्सेस इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो यहाँ पर क्या है, सभी तरह के टैक्सेस है। एवरी सिटीजन कैन कंट्रीब्यूट टू स्टेट रेवेन्यू। तो यहाँ पर क्या है, देखो बहुकर अनेक करों का मतलब कि अनेक कर, एक से ज्यादा कर का जो मीनिंग है वो क्या है, सभी प्रकार के कर यानी कि जो सभी प्रकार के टैक्स होने चाहिए, ताकि प्रत्येक नागरिक यानी कि जो हर एक क्या है, एवरी सिटीजन, एवरी सिटीजन जो राज्य के यानी कि जो स्टेट के राजस्व में, स्टेट के रेवेन्यू में क्या कर सके, योगदान दे सके, अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। तो बहु कर का मतलब क्या है, मल्टीपल टैक्स मतलब कि हमें बहुत तरीकों से टैक्स लगाने चाहिए। इसलिए हम सभी टैक्स को शामिल करते हैं, ताकि हर एक सिटीजन है मतलब कि ऐसा कोई पर्सन ना हो जो छूट जाए, उस पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में टैक्स लगे। तो यहाँ पर प्रत्येक नागरिक, राज्य, राज्य का मतलब हमारा स्टेट, स्टेट के राजस्व, राजस्व होता है हमारा, रेवेन्यू में क्या करे, योगदान करे, अपना कंट्रीब्यूशन करे। इस तरह आधुनिक यानी कि मॉडर्न कोई भी एकल कर इन सभी उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकता, यानी कि सिंगल करना इस इन सभी मोटिव्स को पूरा नहीं कर सकता। एक साथ जुड़े हो रहे एक बहुकर प्रणाली को प्राथमिकता दी जा सकती है। इस प्रकार बहुकर प्रणाली को क्या दी जाती है, प्राथमिकता, प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, साथ ही बहुत अधिक करों को, बहुत अधिक करों को केवल एक छोटी राशि का राजस्व प्राप्त होगा। अब यहाँ पर क्या है, मतलब कि बहुत सारे करों से ना क्या, एक छोटी सी जो हमारी राशि, एक छोटे से अमाउंट का हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। संग्रह की लागत बहुत अधिक होगी, लेकिन उसको इकट्ठा करने के लिए ना भाई अब उस पर्सन पे टैक्स लगाने जा रहे हैं, उस पर्सन पे टैक्स लगाने जा रहे हैं, तो हम टैक्स की क्या है, अलग अलग सिस्टम जनरेट कर देंगे। तो अगर हम अलग अलग पर्सन को ढूंढे कि हमें इस पे ये टैक्स लगाना चाहिए, इसका ये सोर्सेज है, इस पे ये टैक्स लगाना चाहिए, तो इससे क्या हमारी कॉस्टिंग ज्यादा होगी, तो संग्रह की लागत, कलेक्शन की लागत है वो ज्यादा होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे एक सभी पर इक्वली कर लगे, इक्वली टैक्स लगे। अब देखो मल्टीपल टैक्स सिस्टम इज मिक्सचर ऑफ, ये किसका मिक्सचर है, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जो मल्टीपल टैक्सेस है, इसमें हमने क्या किया, इन्होंने क्या कहा था, इसको इस कर में, बहु कर में सभी को शामिल कर लो, प्रोपोर्शन को भी, प्रोग्रेसिव को भी, डायरेक्ट को भी और इनडायरेक्ट को भी। तो ये क्या है, सभी का मिश्रण है। ठीक है, डाल्टन के अनुसार राजस्व, राजस्व क्या है, होता है हमारा रेवेन्यू, रेवेन्यू के बड़े हिस्से यानी कि जो उसका बड़ा अमाउंट है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण करों पर निर्भर रहना बेहतर है। मतलब कि डाल्टन क्या कहते हैं कि इट इज बेटर टू रिलाई ऑन फ्यू सब्सटेंशियल टैक्सेस फॉर द बल्क ऑफ रेवेन्यू। मतलब कि हमें ना कुछ ही जो टैक्सेस है उनके थोड़े से भाग पर क्या है, बेटर रहने से अच्छा है कि हम बल्क रेवेन्यू पर फोकस करें। मतलब कि क्या है, बड़े हिस्से के लिए कुछ महत्वपूर्ण करों पर, मतलब कि यहाँ से इस, मतलब कि इस सेक्टर से ना हमें ज्यादा टैक्स आएगा, हमें उन पर निर्भर रहना ज्यादा प्रेफर है। भाई छोटे छोटे कर, आप छोटी छोटी चीजों को हम देखें, भाई इस पे टैक्स लगा दे, इस पे टैक्स लगा दे, उसकी बजाय क्या है, हम बड़े हिस्सों, ऐसे सेक्टर को ऐसे फोकस करें, उन चीजों को ऊपर ज्यादा फोकस करें जहां पर हमें बल्क में बहुत बड़े अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इस प्रकार कराधान का बोझ, टैक्सेशन का बोझ व्यापक रूप से वितरित किया जाता है। मतलब कि इसको वाइडली क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बहुकर प्रणाली अनुपातिक, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करों का क्या है, मिश्रण है, मिक्सचर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक की। बात है स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई चीज विशिष्ट। ठीक है, और एड वालेरम टैक्स, तो दोनों अलग अलग है। अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट, टैक्स ऑन कमोडिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो टैक्स की असेसमेंट के अकॉर्डिंग, टैक्स की गणना के अकॉर्डिंग, कमोडिटीज वस्तुओं पर हम दो तरीके का कर लगा सकते हैं, एक होता है स्पेसिफिक टैक्स और एक होता है एड वैलोरम टैक्स। तो स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट कर क्या होता है, ये किस पर बेस्ड होता है, स्पेसिफिक क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड्स आर कॉल्ड स्पेसिफिक टैक्स। देखो भाई, अब अब देखो भाई, अब क्या है, दिस टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन कमोडिटीज अकॉर्डिंग टू देयर वेट। ये क्या है, उन वस्तुओं पर, किसी वस्तुओं पर लगाया जाता है उसके वेट के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से, उसकी वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब कि उसके वजन के हिसाब से। इट इज ए पर यूनिट टैक्स ऑफ कमोडिटी। मान लो देखो भाई, अब आपने क्या है, आप मार्केट गए, ठीक है, आपने मार्केट से क्या लिया, आपने मार्केट से ली आइसक्रीम। आपने आइसक्रीम की क्या ली, 5 आपने आइसक्रीम के बॉक्स लिए। ठीक है, अब एक आइसक्रीम का बॉक्स 50 रुपए का है, उस पर उन्होंने स्पेसिफिक टैक्स लगा दिया। ठीक है, अब या फिर आपने उस पर क्या है, स्पेसिफिक टैक्स लगा दिया 10-10 रुपए का। तो क्या हुआ, 5 आइसक्रीम पर कॉस्टिंग अलग है, जो आइसक्रीम को आपको पे करना है, 5 आइसक्रीम पर आपको 50 रुपए स्पेसिफिक टैक्स देना पड़ा। वो उनके वेट के हिसाब से आपको देना पड़ा। ठीक है, या फिर उनकी साइज के हिसाब से, या फिर उनके वॉल्यूम के हिसाब से हो सकता है।
या फिर ये कपड़ों पर भी लगता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक टैक्स या ड्यूटी मे बी लिवाइड ऑन द क्लोथ, कपड़े पर, इन द लेंथ यूनिट्स। मतलब कि देखो आप कपड़ा लेते हो भाई, इतना मीटर कपड़ा, 20 मीटर कपड़ा आपने लिया, आपको चाहिए 100 मीटर कपड़ा, ठीक है, 20-20 मीटर के आपने 5 पैकेट बनवा लिए, ठीक है, तो उस पर ये क्या है स्पेसिफिक लगेगा उसके साइज के हिसाब से, भाई 20 मीटर की लेंथ पे, 20 मीटर की लंबाई पे आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑन शुगर, शुगर क्या है चीनी, चीनी पर ये किस हिसाब से लगता है यूनिट्स ऑफ वेट, भाई 20 किलो चीनी पर, आप 20 किलो चीनी लेते हैं उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। और आप क्या, आपको लेनी है 100 किलो चीनी, ठीक है, आप 20-20 किलो के 5 वो ले लेते हो बोरी, 20-20 किलो के आप 5 बोरी ले लेते हो, ठीक है, 20 किलो की 5 बोरी होगी, तो कितना टैक्स हो गया आप पर, 50% हो गया, ठीक है, 50% हो गया, तो उसके हिसाब से आप पर टैक्स लगेगा। ये होता है हमारा स्पेसिफिक टैक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं एड वैलोरम टैक्स की। तो देखो अब हम एड वैलोरम टैक्स किसी वस्तु पर उसके मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। वही देखो हम क्या है, हम उपभोक्ता है। अभी हमने स्पेसिफिक की बात की, स्पेसिफिक का मतलब किसी पर्टिकुलर चीज की स्पेसिफिकता की, उसकी विशेषता की वजह से उस पर टैक्स लगा। अब कपड़ा है, कपड़ा हम मीटर में मापते हैं, उसके लेंथ के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगा, ठीक है। चीनी है हम किलो में मापते हैं, वजन के आधार पर मापते हैं, उसकी वजन के आधार पर टैक्स लगा। आइसक्रीम है, आइसक्रीम की छोटा बॉक्स आता है, बड़ा बॉक्स आता है, उसके साइज के हिसाब से टैक्स लगा। ये होते हैं स्पेसिफिक टैक्स। अब बात कर रहे हैं हम एड वैलोरम टैक्स की, इस पर मूल्य के आधार पर कर लगेगा। भाई देखो कोई बहुत मतलब कि ये क्या है, एक हम वेबलन वुड का एग्जांपल ले ले। भाई देखो हमारे हमारी सोसाइटी में ना आईफोन को ना एक बहुत ही मतलब कि एक बहुत कॉन्स्पिशियस कंजप्शन मानते हैं, क्या है वेबलन वुड्स मानते हैं। भाई एक जिसके पास आईफोन है, वैसे तो अब तो वैल्यू थोड़ी डाउन होगी, हर कोई लेके फिरता है। तो भाई देखो आईफोन का वैल्यू मान लो 1 लाख रुपए है। अब उस पर उसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है आईफोन की वैल्यू। अब उस पर एडिशनल टैक्स लगा दिया, उसकी वैल्यू पर कितना टैक्स लगा दिया, 10,000 रुपए लगा दिया। तो ये उसकी वैल्यू पर लगा है, तो उसका कितना टैक्स है, 1,10,000 का हो गया भाई आपका आईफोन, ठीक है। 1 लाख तो उसकी कॉस्ट है, 1 लाख तो कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है 1 लाख, और वैल्यू उस पे ऐड बोल रहे हम कितना लगा दिया 10,000, ऐड बोल रहे हम कितना लगा दिया 10,000। तो किसी पर्टिकुलर चीज की कीमत पर जो कर लगाया जाता है उसे ऐड बोल रहे हम टैक्स लगाते हैं। इस प्रकार का कर किसी व्यक्ति के कर योग्य कब्जे के मूल्य का आंकलन करने के बाद लगाया जाता है। भाई ये टैक्स देने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। अब देखो भाई आपको पता है कि अब आईफोन तो वही बंदा लेगा ना जिसके पास फालतू का पैसा होगा, जिसके पास पैसा है वो खरीद सकता है, उसी उस पर वो टैक्स लगा देंगे ऐसी चीजों पर। तो दिस टैक्स इज लिवाइज्ड आफ्टर असेसिंग, मतलब कि असेस करने के बाद वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल पर्सन मतलब कि जो वो पर्सन है वो इस पोजेशन में है, स्थिति में है कि वो टैक्स पे कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सेवरल इम्पोर्टेड आर्टिकल्स, कुछ इम्पोर्टेड आर्टिकल्स यानी कि जो बहुत हाई प्रोफाइल चीजें होती है उन पर इस तरह का टैक्स लगाया जाता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, उनकी वैल्यू के हिसाब से। हैव नथिंग टू डू विद द वेट, उनका वेट से लेंथ से साइज से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो अब हम बात करते हैं डायमंड की बात करते हैं, ठीक है। डायमंड क्या है, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन का एग्जांपल है। डायमंड क्या है, बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो सेट होता है, भाई इतने कैरेट का है, ये है वो है, बहुत सारे जो उसके मापदंड होते हैं उनसे वो होकर निकलता है। फिर उसको क्या किया जाता है, उसको लैब्स में पास करके फिर उसको मार्केट में उतारा जाता है। तो यहाँ पर क्या है भाई, डायमंड वही पर्सन खरीदेगा जो उसको खरीदने के लायक होगा। जब वो खरीदने के लायक है, इतनी महंगी वस्तु, तो वो टैक्स देने के लायक भी है। तो भाई डायमंड पे क्या है, अलग अलग टैक्स स्लैब के हिसाब से अलग अलग डायमंड का जो वैल्यू उसके हिसाब से उसका एड वोल्ट्रम टैक्स वो लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके क्या फायदे हैं, ठीक है। यह समाज के अमीर वर्ग पर अधिक बोझ डालता है, यानी कि जो रिचर सेक्शन है उन पर बोझ डालता है। यह अधिक न्याय संगत है, यानी कि अधिक क्या है, अच्छा है। न्याय संगत मतलब कि ये क्या है, सब पर अच्छी तरह से मतलब कि फुलफिल्ड करता है। न्याय संगत मतलब कि एक तरीके से सोशली वेलफेयर है, जस्टिफाइड करता है ये। अब यह माल के मूल्य पर लगाया जाता है, मतलब कि उस चीज की वैल्यू पर लगाया जाता है, और इस प्रकार के भुगतान करने की क्षमता का सिद्धांत पूरा हो जाता है। मतलब कि ये इसलिए लगाया जाता है कि भाई हाँ ये पर्सन इस टैक्स को पूरा कर सकता है। ये अत्यधिक उत्पादक और लोचदार होता है, इलास्टिक होता है और प्रोडक्टिव होता है। ये क्या है, किफायती है। इसकी कमियां क्या है, इसका प्रबंधन करना, इसका मैनेजमेंट करना काफी टफ है, काफी हार्ड है, ठीक है। क्योंकि वस्तुओं का मूल्य का आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि जो गुड्स है उनका जो क्या है आकलन करना, उनका वैल्यूएशन करना थोड़ा सा क्या है डिफिकल्ट है। जब मूल्य स्तर में वृद्धि होती है, यानी कि जब प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट होता है, तो यह मुद्रास्फीति को यानी कि इन्फ्लेशन के दबाव को बढ़ाता जाता है, ठीक है। अब देखो भाई
ad valorem tax is merely a tax paid by state and municipal government that depends on tax assets valued as such as actual assets provide tax। तो ये क्या है, इसके अंदर ये हम इनकम को कंसिडर करते हैं। अब है टैक्स बायंसी, देखो भाई हिंदी में समझते हैं इसको। कर की खरीद, कर में उछाल, यानी कि उछाल मतलब कि उसमें एक तरीके से एकदम बूम आ गया, उछाल आ गया, तो दर्शाता है कि क्या शो करता है, कर आधार में वृद्धि, टैक्स बेस में क्या हुई, इंक्रीमेंट या विस्तार, विस्तार होता है एक्सपेंशन, वृद्धि, एक्सपेंशन के कारण कराधान यानी कि टैक्सेशन से आय कैसे बढ़ रही है, हमारी इनकम कैसे बढ़ रही है। इन उपायों का उपयोग करके कर आय बढ़ाई जा सकती है, मतलब इन ऑप्शंस को यूज करके हम टैक्स जो इनकम है उसको जनरेट कर सकते हैं। टैक्स की दरों में बढ़ोतरी, ज्यादा टैक्स का रेट बढ़ा के टैक्स कवरेज बढ़ाए, किस तरह से हम टैक्स कवर कर सकते हैं, कर के आधार का टैक्स का जो बेस है उसको एक्सपेंड करके हम कर सकते हैं। टैक्स बायंसी हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन टैक्स इनकम या रेवेन्यू डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन टैक्स बेस, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ये होता है हमारा टैक्स बायंसी या कर की खरीद। कि अब है इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स। इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स क्या होता है, कराधान का उन्मूलन, ठीक है, यह आय में परिवर्तन या जब हमारा इनकम में चेंज के कारण राजस्व में परिवर्तन है, कितना रेवेन्यू में चेंज है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ टैक्सेशन, परसेंटेज चेंज इन इसमें टैक्स रेवेन्यू, परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू में चेंज की वजह से इनकम में, हमारी इनकम की वजह से कितना चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन इनकम, तो ये हमारा हो जाता है इलास्टिसिटी ऑफ टैक्सेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टैक्सेशन से, देखो भाई हमने इम्पैक्ट पढ़ा, हमने शिफ्ट पढ़ा कि हम किस टैक्स को शिफ्ट कर सकते हैं, किसको शिफ्ट नहीं कर सकते। देखो तो क्या है इम्पैक्ट, क्या है मतलब इम्पैक्ट किसी चीज पर असर, टैक्स का असर। इट इज इमीडिएट ओरिजिनल प्राइमरी बर्डन ऑफ टैक्स, ये क्या है इमीडिएट ओरिजिनल और प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, ओरिजिनल वास्तविक, इमीडिएट का मतलब तभी की तभी, तुरंत की तुरंत ओरिजिनल या प्राइमरी प्राथमिक रूप से जो बर्डन है, जो टैक्स का भार है वो उसी पर पड़ता है जिस पर लगाया गया है। द पर्सन हु पेज द टैक्स इन फर्स्ट इंसिडेंस, जो पहली ही बारी में, पहली ही कंडीशन में उसको पे करता है और एक्सपीरियंस करता है, वो होता है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, टैक्स का असर। शिफ्टिंग ऑफ टैक्स को खिसका देना, शिफ्ट कर देना, टाल देना। इट इम्प्लाइज ट्रांसफरिंग का मतलब उसको टाल देना, स्थानांतरण कर देना, टैक्स के भार को स्थानांतरण कर देना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर। इट कैन बी फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तत्काल मूल प्राथमिक बोझ है, टैक्स का असर यानी कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है, इम्पैक्ट ऑन टैक्स क्या होता है, यह व्यक्ति पहली घटना में कर का भुगतान कर होता है, मतलब पहली ही बारी में जिस पर लगाया उसको पे करना ही है, या कर के प्रभाव का अनुभव है, या क्या है टैक्स के रेट का, टैक्स के असर का क्या है वो फील करता है, ठीक है। अब करों का स्थानांतरण यानी कि शिफ्ट कर देना, ठीक है, इसका तात्पर्य जो कर का बोझ है, जो कर की जो बर्डन है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर वो क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। ये आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। कर की घटना, यह कर का अंतिम विश्राम बिंदु है, इंसिडेंस क्या है, फाइनल रेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है, अंतिम विश्राम बिंदु है। यह वह व्यक्ति जो कर का अंतिम बोझ का सामना करना पड़ता है, मतलब कि जिस पर वो फाइनली ही लगाया जाएगा, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स है। अब प्रोड्यूसर ने क्या किया, अपने छोटी छोटी कमोडिटी बनाई, बिस्किट के पैकेट बनाए, उसमें प्राइस में टैक्स इंक्लूड कर दिया, अब भाई हम उस बिस्किट को खरीदेंगे, अब फाइनल टैक्स वो हम पर ही लग चुका है, ठीक है। अब हम ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है भाई, लाफर कर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है, जरूर आपको ये करना है। इसको हम रेवेन्यू रेट कर्व भी बोलते हैं, लाफर कर्व भी और रेवेन्यू रेट कर्व भी बोलते हैं इसको। तो देखो लाफर कर्व और रेवेन्यू रेट कर्व रेफर्स टू द कर्व डिस्क्राइब, क्या शो कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, क्या संदर्भित कर रहा है, रिलेशनशिप, संबंध को, किसके, बिटवीन टैक्स रेवेन्यू के और टैक्स रेट्स के, मतलब कि कर की दर और टैक्स रेवेन्यू, कर राजस्व और कर की दर के बीच के संबंध को ये दर्शा रहा है। ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि ग्राफिकल चित्रित रूप से हम इसको ग्राफ के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। और डिसइंसेंटिव ऑफ क्रिएटेड टैक्स के रेट के द्वारा ये क्या एक्सप्लेन करता है, इनवर्स रिलेशन, मतलब कि विपरीत संबंध किसके बीच में, टैक्स रेट का, टैक्स रेवेन्यू के का और टैक्स रेट का, टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट का, कर की दर का और टैक्स रेवेन्यू का
क्या विपरीत संबंध है, ये कैसा होता है, इन्वर्टेड यू शेप यानी कि उल्टे यू आकार का होता है। देखो इस तरह से, ये क्या है, यह कर द्वारा बनाए गए हतोत्साहित का एक चित्रमय प्रतिनिधित्व है। यह कर दरों के बीच व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है। यह उल्टे यू आकार का है, देखो ये है, ये हमारी टैक्स रेट है, ये हमारा टैक्स रेवेन्यू है। तो इस तरह से हमारा ये क्या है, इन्वर्टेड यू शेप का कर्व होता है, ये हमारा लाफर कर्व होता है। ठीक है, जो रिलेशन शो करता है टैक्स रेट का और टैक्स रेवेन्यू का इनवर्स रिलेशन शो करता है। ठीक है, तो भाई ये हमारा टैक्स रेवेन्यू होता है, यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको अच्छे से करना है। तो आज की हमारी क्लास होती है खत्म। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।